प्रोटीन बफर सिस्टम, प्रोटीन भी हमारी बॉडी के अंदर बफर सिस्टम एक्ट कर रहा होता है पीएच के चेंज को मेंटेन करने के लिए। कैसे मेंटेन करता है? प्रोटीन के अंदर हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट अमाइनो एसिड क्या करते हैं, मिलके प्रोटीन बना देते हैं, और फिर प्रोटीन का जब नंबर अमाइनो एसिड का बढ़ता है तो हमारे पास पेप्टाइड बन जाता है। तो हमारा एक टॉपिक ये भी है आपके मॉड्यूल के अंदर, बफर्स, ठीक है। ये बफर आपने अमाइनो एसिड, पेप्टाइड और प्रोटीन बफर पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो अभी हम हीमोग्लोबिन बफर भी थोड़ा और पढ़ेंगे। तो एक सेकंड, हीमोग्लोबिन है एसिड बेस सिस्टम, ठीक। तो ये वाला टॉपिक भी आपका इसमें कवर हो जाएगा आज ही के टॉपिक में। तो प्रोटीन को देखते हैं। अमाइनो एसिड का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा हो तो आपको पता होगा कि अमाइनो एसिड जो होता है उसके अंदर एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक आर ग्रुप होता है, ठीक है। तो अपने इन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से ये बफरिंग एक्ट कर सकता है। अच्छा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं अमाइनो एसिड का। ये देखें, अमाइनो एसिड के अंदर क्या होता है, चार ग्रुप्स को बता रहे थे। तो एक आ गया हमारा ये अमाइनो ग्रुप, central carbon with 4 हाँ, क्या होता है, कार्बन होता है जिसके साथ 4 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, NH2 अमाइनो फंक्शनल ग्रुप, इसके अलावा अमाइन फंक्शनल ग्रुप, इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। एक होता है R ग्रुप, तो इस R में कुछ भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकते हैं कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, तो ये R आ गया। इसके अलावा क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो ये R चेंज हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप हो सकता है हमारे पास। तो ये चार जो ग्रुप्स होते हैं ना, इसमें से जो अमीन ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, ठीक है, ये ज्यादातर बफरिंग एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एंड अमाइनो ग्रुप आर व्हाट इनेबल प्रोटीन टू एक्ट एज बफर, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक और अमाइनो ग्रुप की वजह से जो प्रोटीन है वो बफर की तरह एक्ट कर रहा होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या होता है कि अटैच टू अमाइनो ग्रुप सेंट्रल कार्बन, ठीक। तो ये जो सेंट्रल कार्बन है ये इसको कहने हैं अमाइनो ग्रुप सेंट्रल कार्बन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसके साथ अटैच होता है। फर्दर इसके अंदर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एक डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ और एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसके साथ हाइड्रोजन होता है, वरना अगर तो बेसिक एनवायरनमेंट है तो ये हाइड्रोजन लॉस्ट हो जाता है। मेरी आवाज नहीं आ रही सही। अच्छा, अब आ रही है। अब शायद स्टेबल हो गया इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा, तो क्या होता है कि न्यूट्रल पीएच के ऊपर, फॉर एग्जांपल हमारे पास 7 पीएच है, तो उस पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा ना वो COO नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ COOH। ये COOH की तरह नहीं एग्जिस्ट करेगा। जब हमारे पास पीएच न्यूट्रल होगी तब ये नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और एसिडिक मीडियम के अंदर क्या होगा, अभी भी नहीं आ रही, एक सेकंड में इंटरनेट रिकनेक्ट करती हूँ, क्लास ही ना कट हो जाए। हेलो, हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मैम अब आ रही है आवाज। अच्छा, ठीक है। जी, तो हम देख रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अगर तो हमारी पीएच न्यूट्रल हो तो ये किस तरह से एग्जिस्ट करता है, COO नेगेटिव की फॉर्म में, ठीक है। और अगर तो एसिडिक हो जाए तो क्या होगा कि COO नेगेटिव
एक प्रोटॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। ठीक, तो जो एसिडिक होती है हमारी पीएच, तो ये COOH के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और अगर तो बेसिक मीडियम होगी तब ये COO नेगेटिव की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि बेसिक की वजह से ये अपना प्रोटॉन लूज कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अमाइनो ग्रुप। तो अमाइनो ग्रुप क्या होता है, NH2 एडेड टू जो अमाइनो एसिड सेंट्रल कार्बन होती है उसके साथ अटैच हुआ हुआ होता है। और ये बताने हैं कि न्यूट्रल पीएच पे ये NH3 पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और एसिडिक पे ये NH3 पॉजिटिव में ही रहेगा। और अगर तो बेसिक होगी तब अपना ये प्रोटॉन लूज कर देगा इसको कंट्रोल करने के लिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये एक डायग्राम दिखा रहे हैं जिसमें इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये क्या है, इसकी इंटरमीडिएट पीएच, ठीक, न्यूट्रल पीएच। फॉर एग्जांपल ये 7 है सेंटर वाला कंपाउंड, तो सेंटर में वो बता रहे थे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, COO नेगेटिव की फॉर्म में। और जब हमारा अमाइनो ग्रुप है वो किधर, अच्छा, तो अमाइनो ग्रुप है वो NH3 पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे कंपाउंड के अंदर कोई बेस आ गई, OH नेगेटिव आ गया, तो क्या होगा, OH नेगेटिव को कंट्रोल करने के लिए ये जो अमाइनो ग्रुप के ऊपर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन था ये इसको लूज कर देता है। और ये अब किस में कन्वर्ट होगा, इसको लूज करेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव निकाल दिया इसने अपने अंदर से, तो H पॉजिटिव निकलेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। ठीक, तो जब बेसिक मीडियम होगी तब जो हमारा अमाइनो ग्रुप है वो किस तरह एग्जिस्ट करेगा, इस फॉर्म में। और अगर तो एसिडिक कंडीशन हो गई तो एसिडिक कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा एसिड था कार्बोक्सिलिक एसिड उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसने फॉर एग्जांपल ये पार्ट क्या था, बेस की तरह एक्ट कर रहा है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर तो हमारी मीडियम के अंदर प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई तो इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया और कन्वर्ट किस में हो गया, COOH नेगेटिव में। ठीक है, तो आपसे अगर कहीं क्वेश्चन कर लिया जाए कि किस तरह जो हमारा अमाइनो एसिड है या प्रोटीन है वो किस तरह से एक्ट कर रहा होता है एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में, उसकी कन्फिग्रेशन क्या होती है या उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो आप बता देंगे। इसके अलावा आपसे MCQ में भी पूछा जा सकता है कोई पीएच देकर, कि फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि पीएच हमारी क्या है, 10 चली गई है, पीएच 10 पे अमाइनो एसिड का कौन सा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो आपने देखना है कि अगर तो पीएच ज्यादा है तो न्यूट्रल पीएच वाला किस में कन्वर्ट होगा और आप उसके स्ट्रक्चर को अकॉर्डिंगली मार्क कर देंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक बफरिंग पावर ऑफ रीनल सिस्टम। ठीक है, जो किडनी का सिस्टम होता है वो किस तरह बफर कर रहा होता है हमारे पीएच को। तो किडनीज वर्क इन एलिमिनेशन, किडनीज क्या करती हैं, हमारा यूरिन प्रोड्यूस कर रही होती हैं, तो वो कुछ चीज़ों को जो ज़्यादा हो रहे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट उसको बॉडी से एलिमिनेट कर लेती हैं, और कुछ जो यूजफुल होती हैं उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो किडनी क्या कर सकती हैं कि इम्बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए वो एलिमिनेशन करा सकती हैं हाइड्रोजन आयन की। ठीक है, या तो एलिमिनेशन करवा सकती हैं या उसको रीअब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर मेंटेन कर सकती हैं। तो जो रीनल कैपेसिटी होती है वो 1 to 2 टाइम्स ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू केमिकल बफर। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर तो केमिकल बफर क्या कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी 30 है, तो जो हमारी किडनी होगी उसकी डबल कैपेसिटी होगी 60, किसी भी पीएच के चेंज को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा बता रहे हैं कि रीनल मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस रेगुलेशन, के किस तरह हमारी किडनी एसिड बेस की रेगुलेशन में हेल्प कर रही होती है। तो किडनी रेगुलेट करती है पीएच के चेंज को, एक तो ये मेंटेन करा सकती है अल्कली के रिजर्व को। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा जो अल्कली है किडनी के अंदर वो होती है HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयन, तो ये बाइकार्बोनेट आयन को दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, रीअब्जॉर्ब करा देती है, उसको एलिमिनेट नहीं कराती। तो इस तरह से ये क्या कर सकती है, बाइकार्बोनेट के आयन के जो हमारी अल्कली होती है उसको रिजर्व करा लेती है। ये फिर फर्दर जाकर जो भी हाइड्रोजन आयन की अगर तो कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो उसको जाकर मेंटेन कर लेती है बाइकार्बोनेट, अभी बफर आपने ऊपर पढ़ा है इसका डिटेल में, तो ये उस तरह एक्ट करती है। दूसरा ये क्या कर सकती है, एक्सक्रीटिंग रीअब्जॉर्बिंग एसिड बेस। ठीक है, तो अगर तो हमारी बॉडी में एसिड ज्यादा हो गया है तो ये उसको एक्सक्रीट करा देगी, यूरिन के साथ उसको बॉडी से एलिमिनेट करवा देगी। तो इस तरह जो हमारी किडनी होती है वो एसिड बेस की रेगुलेशन में काम कर रही होती है।
और क्या है, यूरिन की जो पीएच होती है वो लोअर होती है एज कम्पेयर टू ब्लड। ठीक है, तो ब्लड के अंदर जो भी एक्स्ट्रा हमारे हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो किडनी यूरिन के साथ बॉडी से एलिमिनेट करा देती है, और इसको कहते हैं एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन। नेक्स्ट क्या आ जाता है, एक तो ये हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करवा सकती है, दूसरा ये रीएब्जॉर्प्शन कर सकती है बाइकार्बोनेट आयन की, अभी मैंने आपको ऊपर बताया अल्कली आयन की रीएब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है कि ये जो अमोनियम आयन हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं ये उनको एक्सक्रीट करा देती है। अच्छा, नेक्स्ट है कि टू रेनल मैकेनिज्म कंट्रोल किडनी इन एक्स्ट्रा कंट्रोल बाइकार्बोनेट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो ये बताने कि किस तरह जो किडनी है वो बाइकार्बोनेट आयन को मेंटेन करने के लिए काम करती है। तो ये दो काम कर सकती है, एक है बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्प्शन या बाइकार्बोनेट रिक्लेमेशन। इसमें किडनी ने क्या करना है कि जो कार्बोनेट हमारे ग्लोमेरुलस ने फिल्टर कर दिया है यूरिन में जाने के लिए, किडनी क्या करती है दोबारा से उसका जो टिब्यूल्स होते हैं रेनल टिब्यूल्स, ये दोबारा से बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी के अंदर ले आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ड्राइविंग इन रेनल ट्यूबुलर सेल्स इज डिराइव्ड फ्रॉम फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट आफ्टर द एक्शन ऑफ कार्बोनेट डिहाइड्रेटेज सॉरी। देयर इज नो करेक्ट टू एन एसिडोसिस बट कैन मेंटेन स्टेडी स्टेट। ठीक है, एसिडोसिस अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें इसको डिटेल से पढ़ लेंगे। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल यूरिन इज नियरली बाइकार्बोनेट फ्री। ठीक है, तो जो यूरिन प्रोड्यूस होता है ना, किडनी क्या करती है उसमें से टोटल अमाउंट को वापस एब्जॉर्ब कर लेगी। वापस जो एब्जॉर्ब करेगी तो जो हमारा यूरिन प्रोड्यूस होगा, क्या उसमें कोई बाइकार्बोनेट की कंसेंट्रेशन होगी? तो उसमें बाइकार्बोनेट की कंसेंट्रेशन 0 होगी। अच्छा, एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू दैट फिल्टर्ड बाय ग्लोमेरुलाई इज रिटर्न टू बॉडी बाय द ट्यूबुलर सेल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्या था हमारा, स्टार्ट में किडनी का ग्लोमेरुलस आता है, उसके बाद इस तरह से कुछ रेनल टिब्यूल्स आ जाती हैं। तो क्या होता है कि पहले ग्लोमेरुलस फिल्टर कर देता है, सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन इसमें होती है। तो जितनी भी एक्स्ट्रा अमाउंट होती है ना न्यूट्रिएंट्स की, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है ब्लड से उन्हें फिल्टर कर देता है और उसको भेज देता है फिल्टर करके आगे रेनल टिब्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, अमोनियम आयंस होते हैं, इसी तरह कुछ सोडियम आयंस होते हैं, पोटेशियम होता है। तो वो कहाँ चला गया? टिब्यूल्स के अंदर। टिब्यूल्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसने अगर 10 मिली इक्विवेलेंट क्या किया था, बाइकार्बोनेट आयन को फिल्टर कर दिया था, बाहर निकाल दिया था, तो इन रेनल टिब्यूल्स के अंदर क्या होगा, वो 10 मिली इक्विवेलेंट दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसने बाहर निकाला था वो दोबारा रीएब्जॉर्ब हो गया, तो जो यूरिन प्रोड्यूस होगा एंड में वो क्या होगा? बाइकार्बोनेट फ्री। अच्छा, तो वो कहाँ होगा? रिटर्न हो जाएगा हमारी बॉडी में। अच्छा, ल्यूमिनल सरफेस ऑफ रेनल ट्यूबुलर सेल्स आर इम्परमिएबल टू HCO3। ठीक है, तो अगर तो कोई हमारा जो किडनी है वो कुछ बाइकार्बोनेट को बाहर निकाल दें तो वापस में वो क्या होती हैं? इम्परमिएबल, दोबारा वो HCO3 को वापस नहीं ला सकती हैं अपने अंदर। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ना, ये सिलेक्टिवली परमिएबल्स होती हैं, सिर्फ कुछ चीजों को अपने अंदर आने देती हैं और कुछ ही चीजों को अपने से बाहर जाने देती हैं। तो जो ये रेनल टिब्यूल्स है ना, ये बाइकार्बोनेट को वापस अंदर नहीं ला सकती। तो अगर तो कुछ अमाउंट लॉस्ट हो गई है, एलिमिनेट हो गई है, तो वो किस तरह वापस आती है? तो ये जो HCO3 नेगेटिव है ना, ये रिटर्न होता है बॉडी में, दोबारा से ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड परमिएबल होती है, दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड बन के ये कहाँ आ जाएगा? टिब्यूल्स के अंदर, और वहां दोबारा से रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा बाइकार्बोनेट के अंदर। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट होके ये दोबारा से ट्यूबुलर सेल में आ गया और लॉस्ट नहीं हुआ हमारी बॉडी से। नेक्स्ट है कि जो ल्यूमिनल सरफेस है रेनल ट्यूबुलर सेल्स की इम्परमिएबल, ये वही शायद स्लाइड रिपीट हो गई है। अच्छा, एक काम तो इसका था, क्या था कि बाइकार्बोनेट की रिक्लेमेशन रीअब्जॉर्प्शन करता है। दूसरा क्या काम है? बाइकार्बोनेट जनरेशन। तो वो जनरेशन कैसे होती है? यही दूसरा स्टेप जो मैंने आपको बताया कि अंदर एब्जॉर्ब किस तरह होता है? टिब्यूल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, क्योंकि वो इम्परमिएबल होती हैं टुवर्ड्स कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के दोबारा से आ गया टिब्यूल्स के अंदर, टिब्यूल के अंदर दोबारा से रीजनरेशन हो जाती है बाइकार्बोनेट की। कैसे होगी? कि ये वाटर के साथ मिलेगा और क्या बना देगा? कार्बोनिक एसिड। ठीक, कार्बोनिक एसिड क्या करेगा? सॉरी, H2CO3। कार्बोनिक एसिड दोबारा से ब्रेक होकर H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव बन जाएगा। ठीक, तो ये क्या हुआ? बाइकार्बोनिक
आयन जो था वो बाइकार्बोनेट आयन रीजनरेट हो गया, तो दोबारा से ये बॉडी में आ गया। एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर कन्वर्टिंग करेक्टिंग एसिडोसिस, ठीक, एसिडोसिस को मेंटेन करने के लिए इन विच लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अफेक्टिंग द कार्बोनेट डिहाइड्रेटेज रिएक्शन इन ट्यूबुलर सेल। एसिडोसिस क्या होता है? ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर या तो बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, बेसिक कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, या क्या होता है, एसिडिक कंडीशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एसिडोसिस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर कार्बोनेट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई थी, एसिडोसिस हुआ था, तो उस केस में क्या होता है, ये बाइकार्बोनेट दोबारा से जनरेट करके उसकी करेक्शन कर देता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोटीन बफर सिस्टम। तो इसमें हम थोड़ा सा हेमोग्लोबिन को डिस्कस करेंगे। कितना टाइम रहता है क्लास का? 10 मिनट। अगर तो आप लोग फ्री हैं तो इसके बाद हम लेक्चर कंटिन्यू कर लें, मेरा 4:30 के बाद आप फ्री हैं? कोई क्लास में है भी या नहीं? अच्छा, तो क्यों फ्री नहीं है? कोई लेक्चर 4:30 तो कोई लेक्चर नहीं होता आपका? अच्छा चलें, ये तो कंप्लीट करें ना, हमने ये कंप्लीट करना है आज टॉपिक। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन बफर सिस्टम। अभी ऊपर भी आपने डिटेल में पढ़ा था कि किस तरह अमाइनो एसिड एक्ट कर रहे होते हैं बफर पीएच को मेंटेन करने के लिए। तो प्रोटीन बफर सिस्टम में ही एक हमारा बफर सिस्टम आ जाता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम। ठीक, हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, तो ये भी प्रोटीन बफर सिस्टम में ही हमारे पास आ जाता है। ये होता कहाँ है? प्लाज्मा और सेल्स के अंदर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रासेलुलर बफर। ठीक है, तो ज्यादातर आपको पता है कि हीमोग्लोबिन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये किधर एक्ट करता है? इंट्रासेलुलर बफर की तरह एक्ट करता है। और ये हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा प्लेंटीफुल बफर है, सबसे ज्यादा अमाउंट में, क्योंकि हीमोग्लोबिन हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो सबसे ज्यादा बफरिंग कैपेसिटी इसी की होती है। तो प्रोटीन्स आर एक्स्ट्रा सेलुलर एक्सीलेंट बफर्स बिकॉज दे कंटेन बोथ एसिड एंड बेस ग्रुप्स। अभी मैंने आपको डिटेल में ऊपर बताया कि किस तरह वो NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से जो पीएच का चेंज है उसको मेंटेन करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा एक्सीलेंट बफर्स हैं। प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली अबंडेंट इन द सेल्स। तो द मोर लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोटीन्स इन प्लाज्मा रेनफोर्स द बाइकार्बोनेट सिस्टम इन ECF। ठीक है, तो कुछ अमाउंट जो इसकी प्लाज्मा के अंदर होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रेजेंट होती है, तो वो क्या करती है? रेनफोर्स कर लेती है बाइकार्बोनेट सिस्टम को, तो उसके साथ मिलकर बफर की तरह एक्ट करती है। तो देखते हैं हेमोग्लोबिन बफर सिस्टम को। तो बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन का क्या काम होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर सेल्स को पहुंच जाता है। ठीक है, हमारे लंग्स के अंदर से ये ऑक्सीजन लेता है और डिफरेंट सेल्स को प्रोवाइड कराता है ऑक्सीजन, और जो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है उसको दोबारा से ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स की तरफ, और लंग्स उसको बाहर निकाल देते हैं हमारी बॉडी से। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ डिफ्यूज करता है? RBC मेम्ब्रेन पर, और नो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म रिक्वायर्ड, क्योंकि हमारी बॉडी में यही जो प्रोटीन होता है, यही हीमोग्लोबिन होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, इसलिए उसके लिए कोई एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड नहीं होता। अच्छा, एस कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होता है, तो कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होकर क्या बनाता है? हाइड्रोजन आयन और साथ में बाइकार्बोनेट आयन। ठीक, तो जब बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं वो कहाँ डिफ्यूज हो जाते हैं? प्लाज्मा के अंदर। ठीक, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था वो आपने उसकी कंसंट्रेशन पड़ी थी कि उसमें क्या क्या होता है? प्लाज्मा, शायद 8% प्लाज्मा होता है, तो ये बाइकार्बोनेट आयंस बनकर डिफ्यूज हो जाते हैं प्लाज्मा के अंदर। अच्छा, प्लाज्मा के अंदर ये क्लोराइड शिफ्ट एक पहले भी आपने मैंने पढ़ाया था। वहाँ क्या होता है कि अगर तो ब्लड के अंदर हमारा जैसे क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस हो रहा होता है गैस्ट्रिक सेल्स के अंदर HCl की वजह से, तो वहाँ क्लोराइड की कंसेंट्रेशन अगर तो इंक्रीज हो जाती है, तो ये बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा के अंदर डिफ्यूज होकर उसको शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? क्लोराइड शिफ्ट। तो ये क्लोराइड आयंस को शिफ्ट कर देता है, तो जो ओवरऑल न्यूट्रलिटी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की, वो भी मेंटेन होती है कि क्लोराइड आयंस को ये सेल्स के अंदर से बाहर निकाल देता है और इसकी जगह खुद चला जाता है बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो उसकी वजह से क्लोराइड का भी बैलेंस हो जाता है, और वहां पर जो हमारी चार्ज न्यूट्रलिटी है वो भी मेंटेन रहती है। So hydrogen ions are buffered by hemoglobin molecules
इज द ओनली इंट्रासेलुलर बफर विद एन इमीडिएट इफेक्ट ऑन ECF पीएच। ठीक है, तो अगर तो हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आइन बाइकार्बोनेट आइन तो ऊपर उन्होंने बता दिया ना कि किस तरह बाइकार्बोनेट आइन सेल्स के अंदर चले गए प्लाज्मा के, और जो हाइड्रोजन आइन है ना उसकी मेंटेनेंस अभी फर्दर बताएंगे। अच्छा, हाइड्रोजन आयन वो कह रहे हैं कि जो हमारा हेमोग्लोबिन का बफर है ना ये सबसे ज्यादा इमीडिएट एक्ट करता है। तो जो दूसरे केमिकल बफर्स है ना जैसे बाइकार्बोनेट बफर हो गया या फॉस्फेट बफर हो गया, इनकी एक्टिविटी को वर्क करते करते घंटों लग जाते हैं। तो 5 से 6 आवर्स के अंदर जो हमारे केमिकल बफर्स है ना वो एक्ट करते हैं। लेकिन ये हेमोग्लोबिन बफर जो है ये बहुत ज्यादा इमीडिएट अफेक्ट करता है ECF की पीएच के ऊपर। ठीक, फॉर एग्जांपल ECF के अंदर क्या हुआ, बाइकार्बोनेट आयन तो यूज हो गए, हाइड्रोजन आयंस पीछे रह गए, तो किस तरह से ये उनको बफर करता है। helps in prevent major changes in pH when blood plasma carbon dioxide concentration is rising or falling. Hemoglobin buffers proton from metabolically produced carbon dioxide in the plasma only. ठीक है, तो ये हेमोग्लोबिन क्या करेगा कि अपने अंदर जो इसका ये स्ट्रक्चर होता है हेमोग्लोबिन का, कि ये एक हेमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो ये जाकर सेल्स के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देता है, सेल्स को दे देता है यूज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गई, एक पोजीशन खाली हो गई। तो ये जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना हमारे बाइकार्बोनेट से बने होते हैं, ये जाकर उस वेकेंट पोजीशन के ऊपर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो वेकेंट पोजीशन पर अटैच हो जाते हैं, तो इस तरह से हेमोग्लोबिन क्या करता है, प्रोटॉन्स को बफर कर लेता है, एसिड को बफर करता है। फ्रॉम मेटाबॉलिकली प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्लाज्मा ओनली एज हाई हेमोग्लोबिन रिलीज ऑक्सीजन। तो उसकी अफिनिटी बन जाती है, जब यहाँ पर जगह खाली हो जाती है तो वहां क्या होता है, अफिनिटी बन जाती है हेमोग्लोबिन की टुवर्ड्स हाई प्रोटॉन, वो प्रोटॉन जो खाली पड़े थे हमारे प्लाज्मा के अंदर। तो हाइड्रोजन जनरेटेड एट द टिश्यू लेवल बाय द डिसोसिएशन ऑफ H2CO3, ये कहाँ से आए थे, बाइकार्बोनिक एसिड की डिसोसिएशन से। तो प्रोड्यूस बाय द एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये स्ट्रक्चर देखिए, बाउंड H पॉजिटिव टू H हेमोग्लोबिन डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एसिडिटी ऑफ ब्लड। ठीक है, तो जब हेमोग्लोबिन क्या करता है, इसको हाइड्रोजन को अपने साथ एसोसिएट कर लेता है, तो उसकी वजह से ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस नहीं होते, इसलिए उसकी जो एसिडिटी है वो नॉर्मल रहती है, वो ज्यादा नहीं होती। तो यहाँ ये स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं हेमोग्लोबिन के साथ जो H पॉजिटिव अटैच हुआ हुआ है। ठीक है, तो दोबारा से ये क्या होगा कि लंग्स के अंदर ले जाएगा। अच्छा, ये स्ट्रक्चर बन गया ना कि हेमोग्लोबिन के साथ एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ गया, कहाँ से आया, जो कार्बोनिक एसिड की वजह से प्रोड्यूस हुआ था एक्स्ट्रा, तो इसने दोबारा से लंग्स में ले गया इसको। लंग्स के अंदर इसने क्या करना है, दोबारा से किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना है, O2 में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये वहां पर जाकर ये H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा और दोबारा से O2 को ले लेगा। ठीक है, तो H पॉजिटिव को जब लंग्स में ये डिसोसिएट करेगा तो वहां पर क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के अंदर। और लंग्स के अंदर क्योंकि आपको पता है लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर जाता है, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, तो ये दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनिक एसिड के अंदर, और हाइड्रोजन का जो चेंज हुआ था उसको इसने कंट्रोल कर लिया। वेनस ब्लड इज ओनली स्लाइटली मोर एसिडिक देन आर्टेरियल ब्लड। ठीक है, जो हमारी वेन्स के अंदर ब्लड होता है ECF का, उसकी जो पीएच होती है वो थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू आर्टेरियल ब्लड, वो थोड़ा ज्यादा एसिडिक होती है बिकॉज ऑफ द ट्रिमेंडस कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्योंकि कहाँ प्रेजेंट होता है, आर्टरीज के अंदर इंट्रासेलुलर ज्यादा प्रेजेंट होता है, तो इसी वजह से वो जो पीएच के चेंज को इंट्रासेलुलर बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखता है, और जो वेनस ब्लड होता है उसमें पीएच ज्यादा हो जाती है। even in spite of the large volume of H positive generating carbon dioxide carried in venous blood. नेक्स्ट है कि प्रोटीन जो हैं वो दोनों एसिड और बेस दोनों के लिए बफर की तरह एक्ट कर सकते हैं। ऊपर स्ट्रक्चर आप इसका साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रोटीन बफर सिस्टम वर्क्स इंस्टेंटेनियसली मेकिंग इट मोर पावरफुल बफर ऑफ द सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा इमीडिएटली वर्क करता है, इसीलिए ये बॉडी का सबसे ज़्यादा पावरफुल बफर सिस्टम है। 75% जो बॉडी की बफर कैपेसिटी है उसको कौन कंट्रोल कर रहे होते हैं, प्रोटीन।
इसके अलावा बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट बफर सिस्टम्स रिक्वायर्ड सेवरल आवर्स टू बी इफेक्टिव। ठीक है, तो जो दूसरे केमिकल बफर्स हैं उनको सेवरल आवर्स लग जाते हैं इफेक्टिव बनने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट इन्होंने दिखाया हुआ है कुछ प्रोटीन का सिस्टम कि इसकी डिफरेंट साइजेस होती हैं, डिफरेंट कम्प्लेक्सिटीज होती हैं। आपने पढ़े होंगे इनके प्राइमरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर। तो अंदर क्या होता है कि इनके जो सर्वाइसेस होती हैं, जो इनके बल होते हैं, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं। ठीक है, तो उन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से जो हाइड्रोजन्स वगैरह हैं और हाइड्रोक्साइड हैं उनके साथ ये बॉन्ड बना लेता है और पीएच के चेंज को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गए हमारी बॉडी में, तो ये क्या करेगा, जो इसका नेगेटिव चार्जेस हैं वो प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी जगह, और इस तरह ये पीएच को भी इसने मेंटेन कर लिया। और अगर तो हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा हो गए हैं तो इस पे जो नेगेटिव चार्जेस थे वो क्या कर लेंगे, हाइड्रोक्साइड को अपने साथ एसोसिएट कर लेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि बॉडी के अंदर क्या मैम और ना होगा। पढ़ाए। और ना पढ़ाएं तो आप कब कंप्लीट करेंगे, ये छोटा सा टॉपिक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत थोड़ी सी स्लाइड्स रहती हैं। अच्छा, क्या होगा हमारी बॉडी के अंदर अगर तो हमारे बफर सिस्टम ठीक तरह से एक्ट नहीं कर रहे। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि बफर क्या कर रहे होते हैं, प्रोटॉन को कंट्रोल कर रहे होते हैं एसिड के लेवल को। कौन मैसेज कर रहा है क्या, मैम इतना काफी है? काफी तब होगा जब आपका सिलेबस कंप्लीशन पे आएगा। अच्छा, तो मैम हमें तो याद भी करना होता है, इतना सारा हो जाता है। तो आपने और क्या करना होता है, आगे वीकेंड था पीछे, आपने किया नहीं है उसमें याद? कुछ लोगों ने तो आपने जहमत भी नहीं की लेक्चर सुनने की। अच्छा चले, यहाँ तक काफी है, हम एसिडोसिस और अल्कलोसिस कल कर लेंगे एनालिटिकल के साथ। थोड़ा सा ही रहता था वैसे, अगर आप कर भी लेते तो। अब आपका सिलेबस आपने देख लिया है ना कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमने जो एसिड बेस्ड केमिस्ट्री के थे वो कंप्लीट कर लिए।